देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में एशिया के सबसे बड़े उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ 3 अगस्त को होने जा रहा है। 3 अगस्त को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:30 बजे उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बता दें कि उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार भाग लेंगे। साथ ही लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की सतरंगी छटा बिखेरेंगे। उत्सव का प्रसारण संगीत नाटक अकादमी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल सहित संस्कृति विभाग के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के अंतर्गत बहुभाषी कविता पाठ, लेखन पाठ, आदिवासी कवि सम्मेलन, साहित्य के विषयों पर परिचर्चा, आजादी के अमृत महोत्सव पर कविता पाठ और साहित्य के उत्थान संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रबुद्ध जनों की ओर से विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही पुस्तक मेला में साहित्य अकादमी और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें बिक्री के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। उत्सव के दौरान साहित्य अकादमी की ओर से प्रख्यात लेखकों पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच अब विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस डेलीगेशन में अलग अलग विपक्षी दलों के कुल 21 नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वो इसे लेकर विचार करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति जी से हम मिले और जो घटना मणिपुर में घट रही है उस पर बातचीत हुई। इंडिया के तमाम सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मणिपुर को लेकर उन्हें जानकारी दी। इस दौरान खड़गे ने फिर दोहराया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रेफरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में। लोकसभा में 1 अगस्त को हुई घटना से स्पीकर ओम बिरला नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने के लिए संसद भवन में होते हुए भी स्पीकर बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। लोकसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें अपने फैसले के बारे में भी बताया। स्पीकर बिरला ने कहा कि जब तक सदन में अनुशासन बहाल नहीं होता है, वे अध्यक्ष के आसन पर नहीं जाएंगे। स्पीकर बिरला ने कहा कि उनके लिए सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की उच्च परंपराओं के विपरीत है। बता दें कि अपने निर्णय से स्पीकर बिरला ने दोनों पक्षों को अवगत करवा दिया है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए न केवल वेल में आ गए थे, बल्कि स्पीकर के आसन की तरफ पर्चे भी फेंके थे। आज डायरेक्टर नितिन देसाई बुधवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अपने स्टूडियो में मृत पाए गए। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उन्होंने बताया कि देसाई का शव मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित रायगढ़ के करजत इलाके में उनकी एनडी स्टूडियो में लटका हुआ पाया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस देसाई के स्टूडियो पहुंची। वहीं देसाई की मौत के मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। इससे पहले नितिन पर 51 लाख की धोखाधड़ी का मामला लगा था। एजेंसी ने कहा था कि 3 महीने तक काम करवाने के बावजूद देसाई ने पैसा नहीं दिया था। हालांकि नितिन देसाई ने इन आरोपों का खंडन किया था। बता दें कि नितिन देसाई ने बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों का सेट डिजाइन किया था। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। राजस्थान सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों अपनी लाल डायरी को लेकर सियासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूर्व मंत्री बर्खास्त होने के बाद से धर्मेंद्र राठौड़ की कथित लाल डायरी को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। गुढ़ा ने बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले जयपुर में प्रेस वार्ता कर लाल डायरी की 3 पेज रिलीज कर दिया है।
बता दें कि मानसून सत्र के पहले चरण में राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के दौरान राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद सीएम गहलोत ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद वे 24 जुलाई को कथित लाल डायरी लेकर सदन पहुंचे थे और उसे विधानसभा पटल पर रखने की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर के आदेश पर गुढ़ा को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। गुढ़ा ने कहा कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मंत्री ने दावा किया है कि डायरी में सीएम के करीबी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की लिखावट है। डायरी में आरसीए को लेकर लेन देन की बातें भी कोडवर्ड में है। इसके अलावा सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। लाल डायरी पर आखिर क्यों मचा बवाल, तस्वीरों में देखें लाल डायरी के कुछ अंश। घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल। नूह में हुई झड़प पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह में स्थिति नियंत्रण में है। अकेले नूह में अब तक करीब 41 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, हथियार और गोलियां मिली, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम गहन जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा अनिल विज ने। नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक आईपीएस अधिकारी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नूह हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दिल्ली एनसीआर में बजरंग दल की रैली पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वहीं हिंसा पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो को हिंसा के पीछे साजिश नजर आई है। उन्होंने कहा कि दंगों के लिए उकसाया गया, हिंसा बिना रोक के गुरुग्राम तक फैल गई। इससे सार्वजनिक संपत्तियों और धार्मिक स्थानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना साबित करती है कि मणिपुर की तरह हरियाणा में भी कानून व्यवस्था नाकाम हो गई है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को भी 2-1 से जीत लिया है। वहीं आखिरी 2 वनडे मैचों में रोहित शर्मा की जगह टीम की कप्तानी करने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज बोर्ड की तरफ से इस दौरे पर मिलने वाली सुविधा को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर सभी को चौंका दिया है। सीरीज जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कहा कि हम अभी तक जितने भी मैदानों पर खेले उनमें से सबसे अच्छे ग्राउंड में से एक था। जब हम अगली बार वेस्टइंडीज आए तो चीजें बेहतर की जा सकती हैं। पिछले साल भी जब हम दौरे पर आए थे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए। हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में आगे कहा कि अगली बार वेस्टइंडीज के दौरे पर कोई टीम आए तो यहाँ के क्रिकेट बोर्ड को इसका ध्यान रखना चाहिए। हम उनसे लग्जरी सुविधाओं की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक चीजों को ध्यान में रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुझे यहां आकर खेलना हमेशा अच्छा लगता है। बता दें कि भारतीय टीम जब टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद बारबाडोस के लिए रवाना हुई थी तो उन्हें रात के समय 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट की देरी की वजह से बिताने पड़े थे। मणिपुर में हिंसा को भड़के हुए 3 महीनों का समय हो चुका है और अभी भी सूबे में हिंसा थमा नहीं है।
इस हिंसा में 160 लोगों की जानें चली गई हैं और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्हें कैंपों में रहकर जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है। मणिपुर में हो रही हिंसा का असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसका नतीजा यह है कि वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2023 के लिए जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक मणिपुर इकलौता राज्य है जिसके जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है। जीएसटी कलेक्शन का जो राज्यवार डेटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक मणिपुर को छोड़ सभी राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। लेकिन जुलाई 2023 में मणिपुर में जीएसटी कलेक्शन घटकर 42 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो जुलाई 2022 के मुकाबले 7% कम है। मणिपुर हिंसा के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखा जा रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते मणिपुर से होने वाले एक्सपोर्ट में 80% तक गिरावट आई है। राज्य में हाथ से बने हुए कपड़े, औषधि वाले पौधे और कई खाद्य वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। मणिपुर अपने मैरांगम्फी, लीरम, लेसिंगम्फी और फैनिक जैसे फैब्रिक के लिए जाना जाता है और अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर में इन फैब्रिक की अच्छी डिमांड है। लेकिन राज्य में फैली हिंसा के बाद वहां इंटरनेट बंद है और इसका असर भी वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।